कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आई थिंक अगर ऐसा रहा तो हम कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भोली और सीधी हो। मैं तो जिस तेजस्विनी को जानता था वो तो एक नंबर की लड़ाकू है, चालू लड़की है। तेजस्विनी जब ये सुनी तो वो राहुल की तरफ घूर के देखी, तो जिस पर राहुल हंसने लगा। फिर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तेजस्विनी जब ये सुनी तो चौंक के अपनी आंखें बड़ी किए राहुल की तरफ देखने लगी। तभी राहुल कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर तेजस्विनी के हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तेजस्विनी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? राहुल की बात सुनते ही तेजस्विनी उसकी तरफ देखने लगी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी राहुल उसकी तरफ देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोला, मैंने इतना भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है जो तुम कुछ बोल नहीं रही और इस तरह से हैरानी से मुझे देख रही हो। पर अभी भी तेजस्विनी कुछ जवाब नहीं दी। वो क्या है बोलती कि वो शादी करना चाहती है, पर राहुल तुमसे नहीं बल्कि किसी और से। इसलिए वो चुप थी और कुछ देर तक राहुल तेजस्विनी के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को गौर से देखता है और फिर एक हल्की स्माइल के साथ बोला, इसका मतलब तुम भी ये शादी नहीं करना चाहती। तेजस्विनी जो पहले समझ नहीं पाई, पर जैसे ही उसने राहुल की बातों पर गौर किया तो वह हैरान रह गई। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी है साफ साफ बोलो, मैं कुछ समझी नहीं। राहुल तेजस्विनी के पूछने पर हंसा और बोला, पागल लड़की, मेरे पूछने का मतलब था क्या तुम भी ये शादी नहीं करना चाहती? इसका मतलब कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर एज अ फ्रेंड। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा कि मैं तुमसे शादी करूँ, तो इसलिए पूछा। तेजस्विनी कुछ नहीं बोल पाई। वो बिल्कुल चुपचाप राहुल की तरफ देख रही थी। तभी राहुल आगे बोला, आई नो कि तुम्हें मेरी बात अलग लग रही होगी, पर एक बात मैं तुमसे सच बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करता हूं और मैं शादी नहीं करना चाहता। तेजस्विनी जैसे ही ये सुनी पहले तो हैरान हुई, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हुई। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। वहीं राहुल पहले तो तेजस्विनी की तरफ नहीं देखा, पर जब बाद में जैसे ही उसने नज़र तेजस्विनी की तरफ की, जैसे ही उसके चेहरे पर गए, तो वो भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत तेजस्विनी के हाथ को पकड़ा और उसे हल्का सा दबाते हुए बोला, इसका मतलब कि तुम भी किसी और से प्यार करती हो, राइट? तेजस्विनी खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से अपने पलकों को झपका दी। राहुल तुरंत उसके सिर पर हल्का सा झपक लगाया और बोला, पागल लड़की, बोल क्यों नहीं रही? तुम तो इस तरह से शर्मा रही हो जैसे मानो मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ। अरे हम लोग बचपन में साथ में खेले हैं, एक दूसरे को परेशान भी किए हैं, तो अब इस तरह से मुझे क्यों शर्मा रही हो? तेजस्विनी ने अभी भी कुछ नहीं बोली तो राहुल बोला, तुम्हें देखकर कहीं से नहीं लगता है कि तुम वही तेजस्विनी हो जो बचपन में बात बात पर मुझसे झगड़ा किया करती थी और छोटे छोटे चीज़ों की डिमांड करती थी। अब तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। तेजस्विनी मुस्कुरा दी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, पर बचपन और अब में बहुत अंतर है। राहुल तेजस्विनी की बात पर बोला, यू आर राइट, अंतर तो है, तभी तो तुम आज किसी और से प्यार करती हो। तेजस्विनी चौंक गई और बोली, तो तुम भी तो किसी और से प्यार करते हो? राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ बाबा, वही तो, हम दोनों ही बदल गए हैं। कहाँ बचपन में हम दोनों खेल खेल में हमेशा एक दूसरे से शादी करते थे और यही कहते थे कि बड़े होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे, पर अब देख, किसी और को प्यार करते हैं और किसी और से शादी करना चाहते हैं। तेजस्विनी राहुल के पास थोड़ा गई और फिर बातों को बदलते हुए बोली, वैसे कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? आई एम श्योर वो कोई बेवकूफ़ लड़की होगी, फिर तुम जैसे पागल लड़के से प्यार करने लगी। राहुल तेजस्विनी की बात पर उसे घूर कर देखने लगा तो तेजस्विनी तेज तेज हंसने लगी। उसको हंसते देखा राहुल भी तो मुस्कुरा दिया। वहीं राजवीर, जो कि रुद्र के साथ उसके रूम की तरफ जा रहा था, अचानक ही वो तेजस्विनी की तेज हंसी सुन उसके कदम रुक गए और वो धीरे से उस रूम की तरफ देखने लगा। वो तेजस्विनी को इस तरह से राहुल के साथ हंसकर बातें करते देखा तो गुस्से से बौखला उठा। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना दिया। वहीं रुद्र भी तेजस्विनी को हंसते देख हैरान था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं किया।
तभी उसकी नज़र राजवीर पर पड़ गई, जो कि गुस्से से बौखलाया हुआ था। तो रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, चले चल राजवीर। राजवीर गुस्से में वहाँ से रुद्र के साथ चला गया। राजवीर रुद्र के साथ रूम में आया। रुद्र उसे समझाते हुए बोला, यार राज, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? अभी सिर्फ शादी की बात चली है, शादी फिक्स नहीं हुई है। तू समझ रहा है ना मेरे कहने का मतलब? अभी तेरे पास चांस है, क्या पता तेजस्विनी खुद ही रिश्ते से मना कर दे। जैसे ही राजवीर ये सुना तो वो तुरंत भड़क कर बोला, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस रिश्ते के लिए मना करेगी। देखा नहीं तूने किस तरह से वो हंस हंस कर उस राहुल से बात कर रही थी? मेरे तो खून खौल रहे थे, जी कर रहा था कि अभी जाकर उस राहुल के मुंह तोड़ दूं। रुद्र राजवीर की बात पर हल्का मुस्कुराया तो राजवीर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से रुद्र की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। यहाँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो लड़की उस इंसान से हंस हंस के बातें कर रही थी और तू यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। तुझे तो तेरी तो एंजल मिल गई ना, तो तू तो हंसेगा ही। तू क्या समझेगा मेरे दर्द को? रुद्र राजवीर की बात पर और भी ज़्यादा हंसने लगा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार तू कितना मेलो ड्रामा करता है। बस भी कर। मुझे नहीं पता था कि तेरे में मेलो ड्रामा यहाँ भी अभी चालू है। मुझे लगा था कि तेजस्वी से मिलने के बाद तेरे मेलो ड्रामा बंद हो गए होंगे, पर तू अभी भी वैसे ही बच्चों की तरह ड्रामा करता है। राजवीर उसे घूर कर देखा तो रुद्र मुस्कुराने लगा। इस समय सिवाय वहाँ आया और वो रुद्र की तरफ देखकर बोला, तुझे क्या लग रहा है रुद्र? हमारा राजवीर इतना जल्दी सुधरने वालों में से नहीं है। वो कभी नहीं सुधर सकता है। वो कभी बच्चा था, आज भी बच्चा है और शादी के बाद भी बच्चा ही रहेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारी तेजस्विनी इसे कैसे संभालेगी। कल को जब वो प्रेग्नेंट होगी तो एक के साथ दो दो बच्चों को कैसे हैंडल करेगी। राजवीर जब ये सुना तो वो सिवाय की तरफ देखकर बोला, तुझे कैसे पता कि मेरी और तेजस्विनी की शादी के बाद उसे ट्विंस होंगे? क्या तूने फ्यूचर देख लिया है क्या? राजवीर की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर सिवाय और रुद्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रुद्र तो अपना सर पीट लिया और दूसरी तरफ फेस करके बोला, इस लड़के का तो कुछ नहीं हो सकता है। बेचारी कैसे झेलेगी इसे। इससे अच्छा तो वो राहुल से ही शादी के लिए हाँ कर दे। वहीं राजवीर भी यही सोच रहा था। इस पागल को झेलने से अच्छा तेजस्विनी दिमाग से काम ले और उस राहुल से शादी के लिए हाँ कर दे। वो राहुल तो कम से कम इस पागल से तो ज़्यादा ही बुद्धिमान है। उसके पास कम से कम तो कुछ है। ये तो पूरा का पूरा बेवकूफ़ है। उन दोनों को इस तरह खुद में ही बड़बड़ाते देख राजवीर गुस्से में बोला, तुम दोनों खुद से ही क्या बड़बड़ा रहे हो? यहाँ मेरा दिमाग फटे जा रहा है और तुम लोग अपने में ही मस्त हो। तुम लोगों को जरा सी भी मेरी फिक्र नहीं है। ये कहते हुए कि तुम्हारा दोस्त हूँ और आज जब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम दोनों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। सच में तुम दोनों जैसे दोस्त होने से अच्छा तो दोस्त ही ना हो। तभी आदि आया और वो राजवीर की बात सुनकर बोला, यू आर राइट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रुद्र भाई तो पहले से ही हार्टलेस थे, पर सिवाय भाई भी उनके साथ रहते रहते हार्टलेस हो गए हैं। अब ये दोनों भला आपके दुख को कैसे समझेंगे? राजवीर आदि को देखकर बोला, हाँ तू सही कह रहा है। अभी एक तू ही है जो मुझे समझता है, बाकी ये दोनों तो किसी काम के नहीं हैं। राजवीर की बात सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखा और फिर वो घूर कर आदि की तरफ देखने लगा। आदि रुद्र को खुद की तरफ देखा हुआ पाया तो अपने दांत दिखा दिए, फिर एक गहरी सांस लिया और जाकर चेयर पर बैठ गया और फिर आदि की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तो कुछ ज़्यादा ही तीसमान खां बन रहा है। शायद तुझे नहीं पता कि तूने अभी तक अपने सोनम के बारे में किसी को नहीं बताया है। कहीं ऐसा ना हो कि राजवीर वाला हाल तेरा भी हो जाए। आदि रुद्र की बात पर वो तो मेरी है। तभी आदि चुप हो गया और वह हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र उसे ही देख रहा था। आदि के मुंह से निकला, और भाई आपको कैसे सब पता? रुद्र उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, तुझे क्या लगा कि मैं बोलता नहीं तो मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरी नज़र तुम सब पर बराबर टिकी रहती है। मुझे सबके बारे में पता है कि कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है। रुद्र की बात सुनकर आदि धीरे से बड़बड़ाया, हाँ आपको तो सब पता ही होता है। आप रुद्रदेव जो हैं तो आपको तो सब पता ही रहेगा। आप अपनी तीसरी आंखों से सब कुछ देख लेते हैं।
जहाँ ये सभी बैठकर आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और बातें कर रहे थे। राजवीर मुंह फुलाए बैठा था और वहीं रुद्र सिवाय को घूर रहा था कि वो दोनों उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी और राहुल के बीच सब कुछ क्लियर हो चुका था। राहुल तेजस्विनी की तरफ देखते हुए उससे बोला, चल अच्छा अब चलते हैं, नहीं तो सब नीचे ना जाने क्या क्या सोचेंगे। तेजस्विनी भी अपना सिर हिलाई और राहुल के साथ नीचे की तरफ आ गई। नीचे हाल में अवेन जी और उनके दोस्त दोनों बैठे हुए थे। दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे उन दोनों की नज़रें राहुल और तेजस्विनी पर पड़ी तो अवेन जी खुश होकर बोले, लीजिए बच्चे आ गए। तेजस्विनी अपने बाबा साहब के पास आकर बैठ गई। अभी वो मुस्कुरा रही थी। अवेन जी उन दोनों को खुश देखकर बोले, लगता है ये दोनों रेडी हैं शादी के लिए। अवेन जी की बातें सुनकर तेजस्विनी के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो राहुल की तरफ देखने लगी। वहीं राहुल भी थोड़ा परेशान था। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, डैड क्या अभी शादी करना ज़रूरी है? उसके डैड बोले, क्यों, क्या हुआ राहुल बेटा? मैं तो सोच रहा था कि अभी परी और रुद्र की शादी हो रही है तो क्यों ना उसी में तुम लोगों की शादी भी हो जाए। आज से सारे शादी के फंक्शन शुरू कर देंगे और जब स्टेज पर जयमाला का टाइम होगा उसी टाइम रिंग सेरेमनी भी कर देंगे। ये कहते हुए वो अभेन जी की तरफ देखा तो अभेन जी भी खुश होकर बोले, हाँ मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी दोनों बहनें साथ में सब कुछ करते हैं तो इनकी शादी भी साथ में हो जाएगी। अब राहुल और तेजस्विनी कुछ बोल नहीं पाए। तेजस्विनी को तो राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मना क्यों नहीं कर रहा है। वो अपने मन ही मन बोली, ये डफर बोल क्यों नहीं रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये कहीं मेरी शादी खुद से तो नहीं करना चाहता है, कहीं इसकी कोई प्लानिंग तो नहीं। अगर ऐसा हुआ राहुल के बच्चे तो मैं तुझे मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। तेजस्विनी गुस्से से राहुल को घूर रही थी। वहीं राहुल तेजस्विनी को गुस्से भरी नज़रों को देखकर इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा। वो अपने मन में बोला, सॉरी यार, पर मैं ऐसे अपने डैड से मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की मेरे डैड को पसंद नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मेरे कारण तेरी भी ज़िंदगी स्पॉयल होगी। लेकिन मैं चाहे कुछ भी हो जाए तेरी शादी तेरी मोहब्बत से करा कर ही रहूँगा। कुछ देर बाद अभय जी ने तय कर लिया कि अब तेजस्विनी की शादी भी परी की शादी के साथ ही होगी। उसके साथ ही सारी रस्में भी होंगी। जब ये सब बातें राजवीर के कानों तक पड़े तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वहीं तेजस्विनी भी बहुत परेशान थी। उसे पता था कि राजवीर बहुत गुस्से में होगा। वो एक नज़र रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र आंखों में ही उसे ऊपर जाने का इशारा किया। तेजस्विनी धीरे से सबसे छुपते हुए राजवीर के रूम की तरफ गई और उसका डोर ओपन कर पाती उससे पहले ही किसी ने डोर ओपन करके उसे अंदर खींच लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से तेजस्विनी घबरा गई, पर जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखी तो उसे डर लगने लगा क्योंकि राजवीर इस वक्त गुस्से से पूरा लाल था। उसकी आंखें जल रही थी। वो एकदम से तेजस्विनी के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, ये सब क्या है? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया? अब मेरे से मन भर गया? क्या अब तुम्हें राहुल पसंद आने लगा? मेरे साथ खेल लिया प्यार का खेल और किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओगी? राजवीर की ऐसी कड़वी बातें सुनकर तेजस्विनी की आंखें नम हो गईं। वो नम आंखों के साथ राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया और ना ही मैं ये शादी करना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। राजवीर जब ये सुना तो एकदम से तेज तेज हंसने लगा। फिर उसी तरह हंसते हुए तेजस्विनी की तरफ देखते हुए बोला, वाह क्या बात है, राजकुमारी तेजस्विनी प्रताप आज मजबूर है। वो अपने बाबा साहब से इतना नहीं कह सकती हैं कि वो किसी और से प्यार करती हैं। वो किसी और के साथ अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं, किसी और के साथ बहुत सारे सपने देख चुकी हैं। क्या बात है, वो दूसरों के साथ मज़े कर सकती हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल सकती हैं। सही कहा ना मैंने राजकुमारी तेजस्विनी प्रताप सिंह? राजवीर की ऐसी तीखी बातें तेजस्विनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि राजवीर अभी इतने गुस्से में था कि तेजस्विनी समझ गई थी कि अगर वो अभी कुछ भी बोलेगी तो राजवीर का गुस्सा और बढ़ जाएगा। वो एकदम से राजवीर से दूर होते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अभी तुम गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे। इतना कहते हुए तेजस्विनी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तभी राजवीर उसकी कलाई को पकड़कर एकदम से खींच लिया और एक बार फिर से उसे वॉल से लगाकर खड़ा करते हुए बोला, नहीं तुम इस तरह से तो नहीं जा सकती तेजस्विनी, तुम इस तरह से मेरा यूज़ करके मुझे छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए क्या एक टिश्यू पेपर की तरह था जिसे यूज़ किया और अब डस्टबिन में फेंक दिया? नहीं राजकुमारी तेजस्विनी, मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ, मेरे भी कुछ ईमान है,
मेरी भी कुछ इच्छा है, मैं भी एक इंसान हूँ, वो इंसान जिसके अंदर दिल होता है और उसे भी दर्द होता है। तेजस्विनी को राजवीर की बातें पूरी तरह से चुप गई थी और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तो एकदम से राजवीर को खुद से दूर धकेलती और चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं और आपकी बातें नहीं सुन सकती, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, दूर रहिए मुझसे। जब आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं तो फिर किस बात का प्यार, किस बात का रिलेशन? ख़त्म हो गया आज से हमारे बीच जो भी कुछ था। अब ना ही मैं आपको जानती हूँ ना ही आप मुझे। इतना कहते हुए तेजस्विनी जाने लगी, तभी राजवीर पीछे से गुस्से में उसे घूरते हुए ताली बजाकर बोला, वाह क्या बात है राजकुमारी तेजस्विनी, अब तो आप बोलेंगी ही, आखिर आपको कोई और जो मिल गया है, अब आपको मेरी क्या ज़रूरत? तेजस्विनी कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर रुकी और फिर बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ रूम से बाहर आ गई। वो भागते हुए वहाँ से सीधे अपने रूम में गई। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। रूम में पहुँचते ही एक तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर बंद की और बेड पर जाकर मुंह के बल लेट गई। फिर रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके कानों में बार बार राजवीर के कहे शब्द गूंज रहे थे, जो कि उसके सीने में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वो कसकर अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर चीखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना कहते हुए वह और भी तेजी से रोने लग गई। उसी समय उस साइड से रुद्र अपने रूम की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसे अंदर से किसी की चीखने की आवाज़ें आई। वो अपनी जगह पर रुक गया। वो खुद से बोला, तेजस्विनी को क्या हो गया है और तेजस्विनी ऐसे रो क्यों रही है? वो धीरे से रूम के अंदर का नज़ारा देखा तो हैरान रह गया। तेजस्विनी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्ला रही थी और लगातार रोई जा रही थी। वो समझ गया कि जरूर राजवीर और उसके बीच कुछ हुआ है। तभी परी वहाँ आई और धीरे से तेजस्विनी के पास जाने के लिए कहा। अपनी बहन को ऐसे देखकर परी भी बेचैन होती है और भागते हुए हस्बैंड के पास गई। वो तेजस्विनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ छोटी? तेजस्विनी जैसे ही परी की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत उसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोती हुई बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ दी? आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को यूज़ करती हूँ? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने आपका फ़ायदा उठाया? सच सच बताइए, क्या मैं आपको इस तरह की लड़की लगती हूँ? परी उसे शांत कराते हुए बोली, नहीं मेरी बहन, तू बहुत ही प्यारी है, मासूम है। वो तो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाती है। बताओ मुझे किसने तुझसे ऐसा कहा? पर तेजस्विनी उससे कुछ नहीं बोली। वो बस परी के गले लगे हुए और भी तेजी से रोने लग गई। वहीं रुद्र ने तेजस्विनी की कही बातें जैसे सुना तो वो समझ गया कि तेजस्विनी ये सब राजवीर के कारण बोल रही है। हो ना हो राजवीर ने गुस्से में इसे कुछ बोल दिया है, कुछ ऐसा जो कि उसको बहुत तकलीफ दे रहा है। परी एक नज़र रुद्र की तरफ देखी जो कि चुपचाप खड़ा था। उसकी भी आंखें नम हो गई थी। रुद्र आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा किया और खुद वहां से तुरंत राजवीर के रूम की तरफ चला गया। रुद्र जब राजवीर के रूम में पहुंचा तो राजवीर भी गुस्से में रूम का हालत खराब कर दिया था। उसने सारे सामान को यहाँ वहाँ फेंक दिया था और उनका सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। राजवीर को इतने में गुस्से देख रुद्र एक पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो देखा कि राजवीर एक एक करके सारे सामान को तोड़ रहा है तो रुद्र एकदम से आगे बढ़ा और राजवीर को पकड़कर उसे शांत कराते हुए बोला, क्या कर रहा है राज? तू शांत हो जा, तुझे होश भी है कि तू अभी क्या किए जा रहा है? राजवीर रुद्र के हाथ को छुड़ाते हुए बोला, छोड़ रुद्र, मुझे छोड़ और तू यहाँ से जा, वरना मैं इस वक्त गुस्से में कुछ भी कर बैठूंगा। शायद मैं तुझे मार भी ना दूँ, इसलिए तू जा यहाँ से। रुद्र बोला, आज भी तू होश में नहीं है, तू होश में आ। तभी राजवीर बोला, हाँ हाँ मैं होश में नहीं हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जा यहाँ से। ये कहते हुए राजवीर पैनिक कर रहा था। ये देख रुद्र एकदम से उसके गाल पर थप्पड़ मारा, चटाक, और तेज आवाज में बोला, शांत हो जा तू, क्या बकी जा रहा है? क्या बोले जा रहा है? तुझे कुछ होश भी है? तेरा दिमाग खराब हो गया? वहाँ तेजस्विनी रो रही है और यहाँ तू ये सब ड्रामा कर रहा है। क्या किया है तूने उसके साथ? राजवीर रुद्र की बात सुनकर बोला, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है उसने किया है। उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया, मुझे यूज़ किया और आज किसी और से शादी करने जा रही है। ऐसे में तू बोल रहा है कि मैं उससे ढंग से बातें करूं? नहीं रुद्र, मैं इतना भी महान नहीं। रुद्र देखता है कि राजवीर कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहा है। वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा था और वो रुद्र की बातें सुन ही नहीं रहा है। तो रुद्र उसे एक बार फिर से समझाते बोले, देख यार, तू इस तरह से इतना क्यों बेवकूफ़ी वाला हरकत कर रहा है? तू मेरी बात तो मान। मुझे नहीं लगता कि तेजस्विनी तुझे यूज़ कर रही है या फिर वो किसी और से शादी करेगी।
क्या तुझे पक्का यकीन है कि राहुल से शादी कर रही है? तूने उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी? वो तो सिर्फ अपने बाबा साहब के सामने कुछ बोल नहीं पाई है, पर उसके चेहरे की उदासी सब बता रही थी कि वो इस रिश्ते से कुछ नहीं है। लेकिन राजवीर था कि रूथ की बातें सुन ही नहीं रहा था। वो रूथ को दूर करते हुए बोला, नहीं, तू नहीं समझेगा मेरे इस दर्द को। तुझे तो तेरी मोहब्बत मिल गई है ना, पर मैं तड़प रहा हूँ ना उसके लिए। मुझे पता है, जब अपनी मोहब्बत अपनी आंखों के सामने होते हुए भी किसी और के साथ रहती है तो कितनी दर्द होती है, कितना तकलीफ होता है। तू इस दर्द को नहीं समझ सकता है कि जब अपनी मोहब्बत सामने होती है और हम चाह कर भी उसके करीब नहीं जा सकते। रुद्र ये सुना तो मुस्कुराया और बोला, अच्छा हाँ, तू सही कह रहा है, जैसे कि मैं तो इस दर्द को जला ही नहीं। शायद तू भूल गया है, जब एंजल की याददाश्त जा चुकी थी और वो मेरे सामने होकर भी मुझसे अजनबियों की तरह रिएक्ट करती थी, मैं चाह कर भी उसके करीब नहीं जा पाता था। और अगर दादाजी नहीं आते तो शायद अब तक हम दोनों की शादी भी नहीं होती। लेकिन दादाजी के कारण सब कुछ पॉसिबल हो गया। और तू ऐसी बातें कर रहा है? राजवीर सुना तो एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, लेकिन अब तो तुम लोगों की शादी हो रही है ना, पर मैं तो अभी भी जहाँ था वहीं पर हूँ। रुद्र राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते बोला, सब्र से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों एक जरूर होगे। लेकिन राजवीर अभी भी गुस्से में था। अचानक ही उसे रूम की डोर पर नॉक की आवाज़ आई। दोनों की नज़रें डोर की तरफ गए तो वहाँ पर राहुल खड़ा था। राहुल को देखकर राजवीर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और राहुल को मारने के लिए गुस्से में उठा। तभी रुद्र उसके हाथों को पकड़ उसे शांत रहने का इशारा किया, जिसे समझकर राजवीर रुद्र को घूरने लगा। तभी राहुल अंदर आया और बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर मैंने आप लोगों की बातें सुनी और मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाया। रुद्र राहुल की तरफ देखकर बोला, हाँ तो बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? राहुल राजवीर की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर राठौर, मैं ये कहने आया था कि मेरी और तेजस्विनी की शादी फिक्स हो गई है। जैसे ही राजवीर सुना, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसका चेहरा सख्त हो गया था। तभी राहुल आगे बोला, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। जैसे ही राजवीर सुना तो चौंक गया। रुद्र भी हैरानी से राहुल को देख रहा था, पर फिर कुछ सोचते बोला, पर जब तुम शादी नहीं करना चाहते तो तुमने मना क्यों नहीं किया? राहुल तुरंत बोला, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे डैड उस लड़की को पसंद नहीं करते और वो मजबूरन मेरे शादी से तेजस्विनी से करना चाहते हैं। इस कारण मैं चाह कर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं शादी के लिए इनकार किया तो मेरे डैड उस लड़की को मार देंगे। रुद्र जब ये बातें सुना तो हैरान हो गया। वहाँ राजवीर भी हैरान था कि आखिर ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है, वो भी अपने इकलौते बेटे के साथ। राहुल राजवीर की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आई नो कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, पर मैंने ये सारी बातें तेजस्विनी को भी बता दिया है और वो तो बहुत खुश हो गई थी जब मैंने उससे कहा था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। उसने मुझसे कहा कि तुम शादी के लिए मना कर दो, लेकिन जब मैं मना नहीं किया तो मुझसे नाराज़ हो गई। मैं उसे हमेशा से ही सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तेजस्विनी ने भी मुझे सिर्फ दोस्त ही मानती है। और वैसे भी हम दोनों तो बचपन के बाद अब जाकर मिले हैं, तो हमारे बीच तो दोस्ती भी उतनी ही नहीं है। और तेजस्विनी तुमसे झगड़ा भी कर ली, पर जब मैं शादी के लिए इनकार नहीं किया तो तेजस्विनी मुझसे गुस्सा हो गई। अब राजवीर जब राहुल की कही बात सुना तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने फालतू में तेजस्विनी को इतना सब कुछ सुना दिया। रुद्र राजवीर को गुस्से में बोल रहा था तो राजवीर अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगा। राजवीर अपने मन में बोला, मुझे क्या हो गया आखिर? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं तेजस्विनी को कैसे गलत समझ सकता हूँ? जो लड़की उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जो मेरे करीब आने पर भी मुझे कभी दूर नहीं की, मुझे बेइंतहा मोहब्बत किया, आज मैं उस लड़की को इतने दर्द दे रहा हूँ? नहीं, ये गलत है, ये मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। अब मैं कैसे तेजस्विनी से नज़रें मिलाऊंगा? शाम के समय महल के बैकयार्ड को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज वहाँ मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था। वहाँ पर कलरफुल लाइटें लगी हुई थी और एक साइड बड़ा सा स्टेज बना हुआ था जिस पर सभी डांस करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ एक साइड 3 झूले लगे हुए थे जिस पर दुल्हन को बिठाया जाने वाला था और उनकी मेहंदी लगाने के लिए लड़कियाँ भी वहाँ मौजूद थी। धीरे धीरे वहाँ पर गेस्ट आने लगे थे। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ आ रहे थे।
इस उम्मीद से कि शायद उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा दूल्हा मिल जाए। इसलिए वो साथ में अपने बेटे को भी लेकर आए थे और उनकी बेटियां कुछ अलग अलग ही तरीके से रेडी होकर वहां आई थी कि वो इस खानदान के लड़कों को पटा लेंगी। वहीं सभी एक साथ बैठे हुए थे। उसी समय परी और तेजस्विनी को भी वहां लाकर झूले पर बिठा दिया गया। जैसे ही परी वहां आई, सारे लड़कों की नज़रें उन पर ही चले गए। जहां परी ने ग्रीन कलर का फ्लोरल वाला लहंगा पहन रखा था, उसने अपने हाथों, गले और कानों में फ्लावर की ज्वेलरी पहन रखी थी। मांग में भी उसने फ्लावर के मांग टीका लगा रखे थी। लाइट मेकअप में परी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच में अभी किसी परी की तरह दिखाई दे रही थी वो। वहीं तेजस्विनी ने ग्रीन कलर का गाउन पहन रखा था और उसने भी ग्रीन कलर की फ्लावर की ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसमें वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तेजस्विनी ने भी बहुत लाइट मेकअप किया था और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी और होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट उसके अंदर के दर्द को साफ बयां कर रहे थे। तेजस्विनी मुंह बनाकर झूले में बैठी हुई थी कि तभी परी, जो कि उसके बगल वाले झूले पर बैठी थी, वो धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर तेजस्विनी के हाथ पर रख दी। तो तेजस्विनी हल्का सा मुस्कुराकर अपनी दी की तरफ देखी। ये देखकर परी के भी होठों को मुस्कुराहट आ गई। वहीं तिशा को भी एक साइड तीसरे झूले पर बिठाया गया था। उस झूले को भी बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। तिशा ने सी ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने भी फ्लावर वाली ज्वेलरी पहन रखी थी। लाइट मेकअप में तिशा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी आंखों में हल्की सी चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी, जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़कियों को अपने सामने देखकर वहां मौजूद लड़के तो अपने दिल पर हाथ रखे बैठे ही हुए थे। कुछ देर बाद वहां पर रुद्र, मान और राजवीर आए और उनकी नज़रें उन तीनों पर ठहर गए। सच में वो तीनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज वो तीनों खुद को बहुत लकी मान रही थी कि उन्हें इन तीनों जैसी खूबसूरत लड़कियां जीवन साथी के रूप में मिली थी। हालांकि अभी राजवीर का कुछ पक्का नहीं था, पर राजवीर इतना तो समझ गया था कि तेजस्विनी उसे ही चाहती है। राजवीर की नज़रें जब तेजस्विनी के उदास चेहरे पर पड़ी तो उसके अंदर का गिल्ट और बढ़ गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे तेजस्विनी पर इतना शक कर सकता है, और उसे तेजस्विनी से नज़र मिलाने में भी डर लग रहा था। जैसे ही तेजस्विनी की नज़रें राजवीर पर गई तो उसे गुस्से से घूरने लगी। वहाँ राजवीर आंखों से ही उसे कुछ इशारा करने लगा तो तेजस्विनी ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया। ये देखकर राजवीर अपने मन में बोला, ओह माय गॉड, मेरी जंगली बिल्ली तो सच में बहुत ही खूंखार हो गई है। अब इसे मैं कैसे बनाऊंगा, और गलती भी तो मेरी है। मैंने ही तो अपनी जंगली बिल्ली को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। अब मुझे इसे मनाना ही होगा। पर कैसे? सोच राजवीर, कुछ सोच, कुछ ऐसा सोच जिससे तेरी जंगली बिल्ली जल्दी से मान जाए। फिर कुछ सोच कर राजवीर की आंखों में चमक और होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं रुद्र और मान की नज़रें तो बस परी और तिशा पर ही टिकी थी। उन दोनों की खूबसूरती को देखकर दोनों ही बेहाल हो रहे थे। रुद्र का तो मन कर रहा था कि वो अभी आगे बढ़कर परी के पास जाए और उसे अपनी बाहों में भरकर जी भर के प्यार करे। लेकिन वक्त की नज़ाकत और लोगों की मौजूदगी के कारण रुद्र ने अपने खुद के दिल में बढ़ रहे जज्बातों को कंट्रोल कर लिया। वही हाल मान का भी था। वो भी तिशा को अपनी बाहों में भरना चाह रहा था, उसे जी भरकर प्यार करना चाह रहा था, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। रुद्र परी की तरफ प्यार से देखते हुए अपने मन ही मन बोला, एंजल, तुम सच में आज किसी एंजल की तरह लग रही हो। तुम्हें इस तरह से देखकर जी करता है कि तुम्हें खुद में ही छुपा कर रख लूं, ताकि किसी की भी नज़र तुम तक ना पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें नज़र उठाकर भी देखे। ये कहते हुए रुद्र अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाया तो वहाँ मौजूद लोगों की नज़रें खुद पर महसूस करके रुद्र की आंखें सर्द हो गईं। ये देख परी गुस्से से अपने सर को नामे हिलाई, जैसे कह रही हुई इनका कुछ नहीं हो सकता। वहीं रुद्र सभी को अपनी खतरनाक आंखों से घूर रहा था, जिसे महसूस कर वो सारे लड़के डर से कांप गए और अपनी नज़रें डर के कारण यहाँ वहाँ घुमाने लग गए। रुद्र ने अपनी जलती हुई निगाहों से सभी की तरफ घूर कर देखा, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लग गए। वहीं मान भी गुस्से से सबको घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, खबरदार, अगर मेरी कुंवर रानी शाह को किसी ने भी अपनी नज़र उठाकर देखने की कोशिश भी किया तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। राजवीर तो बस तेजस्विनी को मनाने के लिए लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था और आंखों से इशारों में भी उससे माफ़ी मांग रहा था, पर तेजस्विनी कहाँ इतनी जल्दी मानने वाली थी। आखिर राजवीर ने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। इतनी बड़ी बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी।
प्यार जो करती थी वो राजवीर से इतना प्यार करती है, पर राजवीर को शायद उस पर भरोसा ही नहीं था। ये सोचकर तेजस्विनी को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। वो तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा ली। तभी वहाँ पर अवैन जी अपने दोस्त के साथ आए। उनके साथ राहुल भी था। दादा दादी जी पहले से ही वहाँ पर एक साइड बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी साइड रखे सोफे पर अवैन जी अपने दोस्त के साथ आकर बैठ गए। राहुल चलते हुए रुद्र, मान और राजवीर की तरफ आया और खड़ा हो गया। राहुल मुस्कुराते हुए एक नज़र तेजस्विनी की तरफ देखा। ये देख राजवीर उसे घूरकर देखने लगा, जिस पर राहुल ने अपने दांत चमका दिए। फिर राजवीर उसे घूरते हुए धीरे से बड़बड़ाया, ये सब तेरे कारण हो रहा है छछूंदर। अगर तू नहीं आया होता तो अब तक मेरी जान मेरे पास होती। क्या पता मैं अब तक अपने दिल की बात उसके परिवार वालों से बता दिया होता, तो अब तक हम लोग सबके सामने ऑफिशियली शादी की तैयारी कर रहे होते। ये सुनकर राहुल ने सब सुन लिया था। वो अपने मन में बोला, बाप रे, ये तेजस्विनी भी ना, इससे क्या यही टेबल मिला था प्यार करने के लिए? क्या दुनिया के सारे लड़के मर गए थे जो इस गुस्सैल आदमी से प्यार कर बैठी? फिर कुछ सोचते बोला, वैसे उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी तो इस टाइप की है। आखिर जंगली शेरनी को उसके टक्कर का बब्बर शेर जो मिल गया है, ये भी सही है। भगवान भी बहुत सोच समझ कर जोड़ियाँ बनाते हैं। पर मेरी जैस्मीन, मैं मजबूर हूँ। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी तो नहीं करूँगा। ये सब सोचते हुए राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन की याद आ गई। तभी राहुल को फ़ोन बजने लगा। राहुल एक नज़र सबकी तरफ देखा, फिर फ़ोन पर फ्लैश हो रहे जैस्मिन के नाम को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। वह अपना फ़ोन लिए दूसरी साइड जाने लगा कि तभी उसके डैड तेज़ आवाज़ में बोले, राहुल कहाँ जा रहे हो? राहुल अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, बस 2 मिनट में डैड, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राहुल बिना वक्त गंवाए तुरंत ही कॉल पिक कर वहाँ से दूसरी तरफ बात करने के लिए चला गया। राहुल के डैड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर अवैन जी बोले, अरे जाने दो, कोई ज़रूरी काम होगा, बात करके आ जाएगा। कुछ ही देर में वहाँ पर मेहंदी वाली आई। वो सभी लड़कियाँ परी, तेजस्विनी और त्रिशा के हाथों में मेहंदी लगाने लगी। मेहंदी लगाते हुए उन्हें झूले पर ही बैठाया गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर म्यूजिक बजने लगा और गांव की औरतें नाच गाना करने लगीं। भले ही शहरों में संगीत का कार्यक्रम अलग तरीके से होता है, पर वो अभी भी गांव से जुड़ा हुआ था। इस कारण वहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक साथ डांस नहीं कर सकते थे, इसलिए सिर्फ वहाँ की औरतें ही ढोल पर और कुछ म्यूजिक पर डांस कर रही थी। थोड़ी देर में 2 लड़कियां आईं और वो दोनों परी, तेजस्विनी और तिशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए डांस करने लगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सकियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। इस गाने को सुनते ही परी, तेजस्विनी और तिशा तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और एकदम से उन तीनों की नज़रें रुद्र, राजवीर और मान पर चली गई। जहां वो तीनों मुस्कुराते हुए उन तीनों को ही देख रहे थे, पर तेजस्विनी तुरंत अपनी नज़र से राजवीर पर से हटा ली। जैसे ही राजवीर तेजस्विनी को खुद की तरफ देखा हुआ पाया तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर अगले ही पल तेजस्विनी जैसे ही अपना चेहरा गुस्से से दूसरी तरफ मोड़ी तो राजवीर का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसके सीने में एक दर्द सा उठा। वो अब समझ नहीं पा रहा था कि तेजस्विनी को कैसे मनाए। वो अपनी गलती का एहसास कर चुका था, लेकिन तेजस्विनी को मनाना अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वहीं अवैन जी की नज़रें निहारिका जी को ढूंढ रही थी, जो कि कहीं भी दिख नहीं रही थी। वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में बोले, आखिर निहारिका जी कहाँ है? रूथ, जो कि अभी परी को देख रहा था, एकदम से उसका फ़ोन बजने लगा। रूथ अपने पैंट के पॉकेट से फ़ोन निकाला और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वो अपने फ़ोन को लिए दूसरी तरफ चला गया। रूथ कॉल पिक किया, अपने सर्द वॉइस में बोला, कहाँ हो तुम सिवाय? अभी तक तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। तभी सिवाय रूथ की बात सुनकर बोला, वो हम आ रहे हैं, वो रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक है इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सिवाय की बात सुनकर रूथ तुरंत बोला, और कनक कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर को दिखा दिए? सिवाय तुरंत रूथ की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, डॉक्टर ने उसे चेक कर लिया है और अब वो पहले से बेहतर है। कुछ देर और बात करने के बाद रूथ ने कॉल कट कर दिया। असल में कनक को कुछ ज़्यादा ही उल्टियाँ हो रही थी, इस कारण सिवाय उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गया था। वहीं उनके साथ आदि और सोनम भी गए थे, इसलिए वो चारों ही अभी यहाँ मौजूद नहीं थे। वहीं कॉल कट होने के बाद कार में आदि, जो कि सिवाय के साथ ही बैठा हुआ था, वो सिवाय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ सिवाय भैया? रुद्र भैया ने क्या कहा? वो गुस्सा हो रहे हैं क्या? सिवाय आदि की तरफ घूर कर देखा, जिसे आदि हड़बड़ा गया।
क्योंकि आदि ने ही बाहर घूमने की जिद किया था। हालांकि सिवाय तो कनक को डॉक्टर को दिखाने के बाद वापस आ रहा था, पर आदि को ही राजस्थान घूमने का शौक लग गया था। इसलिए वो एक दो जगह घूमने जाने की जिद करने लगा, जिस कारण उन्हें थोड़ा लेट हो गया और अभी वो जल्द से जल्द महल पहुंचना चाहते थे। सिवाय ने रूथ से झूठ कहा था कि वो ट्रैफिक में फंसे हैं, क्योंकि वो अभी रूथ को ये बात बताकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था कि आदि को घूमने का शौक लगा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर रुद्र को जरा सा भी इस बात की भनक लगी तो वो आदि को छोड़ेगा नहीं। सिवाय आदि को घूर कर देखा, जिससे आदि अपने दांत चमका दिए और वापस से ड्राइव करने लगा। वहीं बैक सीट पर कनक और सोनम बैठे हुए थे। कनक सिवाय को गुस्से में देखकर धीमी आवाज में बोली, जाने दीजिए ना, अब तो सब हो गया ना, हम जा रहे हैं ना महल, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। सिवाय एक नज़र कनक की तरफ देखा और धीरे से उसके चेहरे पर अपना हाथ घुमाकर बोला, तुम ठीक तो हो ना। कनक अपनी पलकें झुका दी और होठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी से महल पहुँचना है और अपने दोस्त को देखना है, जरूर वो मुझे लेकर परेशान हो रही होगी। सोनम कनक के हाथ को पकड़ ली और बोली, सही बोल रही हो तुम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ परी हमें लेकर परेशान हो रही होगी, हम अभी तक आए क्यों नहीं। जैसे कि सोनम और कनक समझ रही थी, बिल्कुल सही समझ रही थी। परी भले ही वहाँ सबके साथ बैठकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, पर उसके दिमाग में कनक का एक ख्याल आ रहा था कि वो ठीक तो है कि नहीं। डॉक्टर ने ना जाने उसे क्या कहा होगा। आदि कार ड्राइव कर रहा था, अचानक से एक झटके में उसकी कार रुक गई, जिससे सिवाय आदि को घूर कर देखते बोला, क्या कर रहा है तू, ढंग से कार भी नहीं चला सकता, अगर नहीं चलाना आता है तो तू इधर बैठ, मैं ड्राइव करूँगा। आदि तुरंत बोला, नहीं नहीं भाई, वो सामने से कुत्ता जा रहा था, इसलिए मुझे लगा वो दब जाएगा। सिवाय आदि को घूर कर देखा और अपनी शर्द आवाज़ में बोला, ठीक है ढंग से चला, तुझे पता है ना कि मैं कनक को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। आदि जल्दी जल्दी अपने गर्दन को हिलाया और बोला, डोंट वरी भाई, मैं अब ध्यान से ड्राइव करूँगा और हम जल्दी पहुँचने वाले हैं। सिवाय बस अपना सिर हिला दिया। अचानक सिवाय की नज़रें कार के विंडो से बाहर की तरफ गई और सामने का सीन देखो हैरान हो गया। सामने निहारिका जी को ऐसे अपने चेहरे को छुपाकर धीरे धीरे कहीं जाते हुए देख रहा था। वो एकदम से हैरानी से बोला, ये तो परी की मॉम है ना। आदि जो कि ड्राइव कर रहा था, अब तक उनकी कार थोड़ी आगे बढ़ गई थी, जिस कारण बाकी सभी के विंडो से बाहर की तरफ देखे पर उन्हें निहारिका जी दिखाई नहीं दी। आदि एक नज़र बाहर की तरफ देखते हुए बोला, वाह सिवाय भैया, आप बिना वो यहाँ, वो तो महल में होंगी ना, आखिर आज उनकी बेटियों की मेहंदी और संगीत का फंक्शन है, तो वो भला यहाँ क्या करेंगी। आदि की बात सुनकर सिवाय को भी लगा कि हाँ शायद उसे कोई गलतफहमी हो रही है, पर ना जाने क्यों उसका सिक्स सेंस कह रहा था कि नहीं, उसने परी की मॉम को ही देखा है। पर फिर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने सर को झटका और खुद से बोला, शायद मुझे देखने में कोई गलतफहमी हो गई होगी। कुछ ही देर में आदि महल के सामने कार को रोका और वो चारों ही कार से बाहर आए। सिवाय कनक का हाथ पकड़कर धीमे कदमों के साथ महल के अंदर बढ़ गया। वहीं आदि भी मौके का फायदा उठाकर तुरंत सोनम का हाथ पकड़ लिया। महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और चारों तरफ कलरफुल लाइटें जगमगा रही थी। वो सभी वहाँ से होटल के पीछे गार्डन की तरफ चले गए, क्योंकि आज का फंक्शन वहीं रखा गया था। जैसे ही वो चारों वहाँ पहुँचे तो परी, जो कि अभी झूले पर ही बैठी थी, वो तुरंत उठी और भागते हुए कनक की तरफ आ गई। कनक परी को अपनी तरफ आते देख मुस्कुरा दी। तभी परी कनक के पास पहुंचकर उसके हाथों को पकड़कर बोली, तू ठीक तो है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और बेबी वो ठीक तो है ना। कनक परी की तरफ देखकर बोली, मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए बेबी की मासी तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और हाँ, अब जल्दी से चल, तेरा फंक्शन है, और ऐसे भाग कर आएगी तो सब मुझे ही 10 गालियाँ देंगे। परी कनक की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, अच्छा कोई तुझे गालियाँ देकर तो दिखाए, मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। परी की बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देख रहे थे। जब से परी को सब कुछ याद आया था, तब से परी बहुत बदली बदली हुई थी। जहाँ वो पहले किसी के सवालों को सही से जवाब नहीं दे पाती थी और चुपचाप जो कोई बोलता था वो सुनती रहती थी, पर अब परी बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो सबकी बातों का जवाब भी देती थी और खुलकर सबसे बात भी करने लगी थी। इस कारण सभी हैरानी से उसे देख रहे थे, पर परी तो इस तरह खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वहीं रूथ तो अपनी परी को निहारे जा रहा था। थोड़ी देर में परी वापस से झूले पर आकर बैठ गई। तभी रूथ के दादाजी अविन जी से बोले, बेटा निहारिका बहू नहीं दिख रही है, कहाँ है वो। अब वो आए और अपने दोनों बच्चियों को भी आशीर्वाद देते। अविन जी तुरंत बोले, पता नहीं, मैं देखता हूँ कहाँ है वो। सिवाय जो कि वहीं साइड में खड़ा था, जैसे ही उसके कानों में ये बात गई,
तो वो हैरान हो गया, निहारिका जी यहाँ नहीं है? यानी कि उसने रास्ते में जिस औरत को देखा था वो निहारिका जी ही थी। वो उसका कोई वहम नहीं था। एक पल के लिए सिवाय के आंखों के सामने वो सीन आ गया जब उसने निहारिका जी को ऐसे सबसे छुप कर जाते हुए देखा था। वो अपने मन में बोला, आखिर वो ऐसे छुप कर क्यों जा रही थी? कुछ तो है जो पर्दे में है। सभी निहारिका जी का इंतजार करते रहे, लेकिन अंत तक निहारिका जी नहीं आई और कुछ देर बाद ही संगीत और मेहंदी का फंक्शन पूरा हो गया। धीरे धीरे वहाँ मौजूद सारी औरतें अपने अपने घर के लिए चली गईं। अब सिर्फ महल के लोग और घर के लोग ही थे। अविन जी यही सोच परेशान थे कि आखिर निहारिका जी कहाँ हैं। वहीं सिवाय के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। यही वेट कर रहा था कि निहारिका जी आए और वो अपने मन की बात एक बार उनसे पूछे। हालांकि अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसने जिस रास्ते में सबसे छुपाकर जाते हुए देखा था वो कोई और नहीं, निहारिका जी ही थी। अभी सब लोग हॉल में बैठे हुए थे कि तभी निहारिका जी सामने से तेज तेज चलते हुए अंदर आई। उन्हें देखकर अभिन जी बोले, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हारी दोनों बेटियों की मेहंदी और संगीत है और कल उनकी शादी है, पर तुम तो जैसे गायब हो गई थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो तुम इस तरह से यहाँ पर रहना जरूरी नहीं समझी? इस वक्त अभय जी बहुत गुस्से में थी। वहीं निहारिका जी अभय जी को गुस्से में देखी तो एक पल के लिए वो डर गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। ये सोच वो धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ पर आना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, अचानक से एक ज़रूरी काम याद आ गया। मैं टाइम पर यहाँ आने वाली थी, पर रास्ते में इतनी भीड़ थी कि मैं यहाँ समय पर नहीं पहुँच पाई। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बेटियों से बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा काम होगा? ये कहते हुए निहारिका जी वहीं एक साइड खड़ी परी और तेजस्विनी के पास गईं और उन दोनों के गालों को प्यार से छूते हुए बोली, मेरे दोनों बच्चियों के अलावा मेरा और है ही कौन? ये दोनों तो मेरी ज़िंदगी है, तो भला इनसे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कहती हुई निहारिका जी रोने लगी। हालांकि उनके असली आंसू नहीं थे, ये नकली। ये तो निहारिका जी ही जानती हैं। वहीं परी और तेजस्विनी अपनी माँ को शांत कराने लगी। निहारिका जी अपने मन में बोली, अरे ये दोनों बेवकूफ़ लड़कियाँ तो मेरे आंसुओं से पिघल गई हैं, पर ये बुढ़ा मान क्यों नहीं रहा है? मैं इतना आंसू बहा रही हूँ फिर भी कुछ बोल नहीं रहा है। अभी निहारिका जी मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी रुद्र के दादाजी बोले, अभय बेटा रहने दो, अब गुस्सा मत करो। जरूर निहारिका बहू कहीं फंस गई होगी, इस कारण यहाँ नहीं आ पाई, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए गुस्सा छोड़ दो। और हाँ, कल शादी है तो घर में कोई रोना धोना नहीं होगा। कल बहुत ही खुशी का माहौल है, इसलिए सब कुछ भूल कर उसे माफ़ कर दो। रुद्र के दादाजी की बात सुनकर अभय जी बस अपना सिर हिला दिए, फिर एक नज़र निहारिका जी की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है, पर ये गलती कल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ खुशी खुशी इस महल से विदा हों और कल तुम अपनी माँ होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभाओ। इसके साथ कल बेटे की भी शादी है और बहू आने वाली है, तो कुछ भी कमी ना हो। निहारिका जी जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करते बोली, हाँ हाँ राजा साहब, मैं कल पूरा ध्यान रखूँगी कि मुझसे कोई भी गलती ना हो। वो भले ही ये बोल रही थी, पर उन्हें तो त्रिशा को देखकर ही नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो तो त्रिशा की जगह माया को अपनी बहू बनाना चाहती थी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। उनका सब प्लान फेल हो गया था। इस कारण उन्हें त्रिशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुप ही रही। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए, क्योंकि सभी को सुबह जल्दी उठना था। वहीं सिवाय कनक को लेकर रूम में आया। वो कनक को आराम से बेड पर लिटा दिया और थोड़ी देर में कनक गहरी नींद में चली गई, पर सिवाय की आंखों से नींद गायब था। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। वो इधर से उधर घूमते हुए बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर निहारिका जी ने सबसे झूठ क्यों कहा। कुछ देर बाद सिवाय बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट जलाया और उसके लंबे कस लेने लगा। तभी उसकी नज़र गार्डन में इधर उधर टहल कर बात करते हुए निहारिका जी पर गई। निहारिका जी अभी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। सिवाय की नज़रें एक बार फिर उन पर ठहर गई। वो सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को निहारिका जी किससे बात कर रही हैं, और अगर उन्हें किसी से बात करनी है तो वो अपने रूम में भी बात कर सकती हैं, पर वो यहाँ गार्डन में क्यों ऐसे अकेले में बात कर रही हैं, वो भी इतनी रात को, और मौसम भी काफ़ी ठंड था। इस कारण वो और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो रहा था।
थोड़ी देर बाद शिवाय ने देखा कि निहारिका जी सबसे छुपते हुए महल से पीछे के रास्ते से कहीं बाहर जा रही थी। ये देख शिवाय का दिमाग और भी ज़्यादा सन्न रह गया। अगले ही पल कुछ सोच शिवाय जल्दी से रूम में आया और एक नज़र बेड पर आराम से सो रही कनक की तरफ देख तुरंत रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद शिवाय भी महल के पीछे वाले रास्ते से होते हुए उसी तरफ निकल गया जिस तरफ निहारिका जी गई थी। अगली सुबह करीब 6 बजे कनक की जब नींद खुली तो वह बेड पर चारों तरफ देखने लगी। वो खुद को बेड पर अकेला पाकर थोड़ा हैरान हो गई क्योंकि वो जानती थी कि शिवाय उसे इस हालत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। कनक सोची कि शिवाय वॉशरूम में होगा। वो धीरे से बेड पर से नीचे उतरी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी और वॉशरूम का डोर ओपन करके देखी तो शिवाय वहाँ भी नहीं था। वो मन में सोचने लगी कि आखिर शिवाय कहाँ चला गया। फिर कुछ सोचते हुए कनक खुद से बोली, क्या पता शिवाय अभी नीचे गए हों या फिर रुद्र जी से मिलने गए हों। ये सोच कनक वॉशरूम में सावर लेने के लिए चली गई। आखिर शिवाय कहाँ चला गया है? क्या सच में वो रुद्र से मिलने गया है या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।